तो हेलो एवरीवन, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है हिस्ट्री सिविक्स का बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड। आज ये चैप्टर हम लोग ख़त्म कर देंगे। पहले दो लेक्चर्स आपके अपलोड हो चुके हैं और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा वो मैं एक बार आपको रिकैप देता हूँ। हमने वही फ्यूडल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, रेनेसांस जो रीबर्थ है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर ये रेनेसांस का कारण क्या है, क्या क्या कॉजेज है। एक तो क्रूसेड है, सीरीज ऑफ वॉर। फिर है आपका क्या, ग्रोथ ऑफ ट्रेड। हाँ, रेनेसांस से क्या हुआ, ट्रेडिंग बहुत जोर तोर से चालू हो गया। और फिर इसके बाद है फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल। ये भी एक कॉज है रेनेसांस का। कंस्टेंटिनोपल का जो है गिर गया वो बेचारा जो देश था, ठीक है, वो गिर जाने के कारण रेनेसांस हम लोग को देखने को मिला, चेंज देखने को मिला, रीबर्थ। और आर्ट एंड लर्निंग को बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलने लगा लोगों से, ठीक है, बहुत जो है उनके प्रति उनका इंटरेस्ट जागने लगा, आर्ट एंड लिटरेचर के प्रति, आर्ट एंड लर्निंग के प्रति। ओके, आपके रेनेसांस के फीचर्स क्या क्या है। पहला तो है आपका रैशनलिज्म। रैशनलिज्म मतलब वही चेंज को स्वीकार करना, राइट। और फिर है आपका ह्यूमैनिज्म, मतलब ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा वैल्यू देना, ना कि स्पिरिचुअल थिंग्स को। ह्यूमन। और एक है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी क्या है, वही लोगों का तो मुंह ही नहीं खुलता था क्रिश्चियनिटी के सामने, वो इतना डोमिनेंट थे। लेकिन यहाँ पर रेनेसांस के बाद क्या हुआ, लोग जो है अपना आइडिया शेयर करने लगे, क्रिश्चियंस को, क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल्स को अपोज करने लगे, उनके डॉगमास को अपोज करने लगे, राइट। डॉगमास मैंने बोला ही था, ब्लाइंड बिलीफ। उनको जो है वो क्या करने लगे, अपोज करने लगे, मतलब अंदर हिम्मत आने लगा उन पे। फिर हमने पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे जो हैं अपने पेंटिंग का हुनर दिखाए, माइकल एंजेलो, हम्म और कौन कौन, लियोनार्डो डा विंसी। ओके, अच्छे बड़े बड़े राफेल। तो वो बड़े बड़े जो हैं पेंटर थे उस दौरान, उन्होंने जो है बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग हम लोग को दिया है, राइट। जैसे कि सपर, द लास्ट सपर, फिर मडोना एंड चाइल्ड। तो वैसे बहुत सारे हम लोग को पेंटिंग्स देखने को मिले। नेक्स्ट है आपका आर्ट एंड आर्किटेक्ट्स। म्यूजिक, आर्ट, आर्किटेक्ट्स में भी उनका क्या हुआ, योगदान बढ़ते गया, राइट। फिर लास्ट में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में भी हम लोग गालीलियो से मिले, सर आइजैक न्यूटन से मिले, सभी से हम लोग मिले। उन्होंने भी जो है बहुत अपना योगदान दिया था, राइट। रेनेसांस के पीरियड में ये सब चीज़ हम लोग को देखने मिला। और एट लास्ट इसको फैलाने के लिए हमें क्या चाहिए था, प्रिंटिंग प्रेस, और वो चीज़ भी हमें मिल चुका था। प्रिंटिंग प्रेस किसने जो है इंट्रोड्यूस किया था, प्रिंटिंग प्रेस कोई बता पाओगे, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कौन इंट्रोड्यूस किया, हाँ, गुटेनबर्ग, राइट। गुटेनबर्ग जो है हमें प्रिंटिंग प्रेस दिया था, है ना, सबसे पहले। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पता चला, आइजैक न्यूटन ने बताया था। टेलीस्कोप, थर्मोमीटर जैसी चीज़ें आए, गैलीलियो ने जो है लाया था, उसका इंट्रोडक्शन हमें करवाया था। तो अभी वही एक्सपेक्ट को हम लोग और आगे लेके जाते हैं। और फिर इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा, दैट इज इम्पैक्ट। क्या इम्पैक्ट हुआ रेनेसांस का उसके प्रति। तो और बस एस्पेक्ट में और दो चीज़ पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इम्पैक्ट है। तो एक और एस्पेक्ट है वॉयज ऑफ डिस्कवरी। वॉयज ऑफ डिस्कवरी का मतलब सीरीज ऑफ डिस्कवरी। क्या हुआ, क्या कारण हुआ सीरीज ऑफ डिस्कवरी के लिए। देखिए, द ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट वाज कंट्रोल्ड बाय द अरब ट्रेडर्स फॉर अबाउट 700 इयर्स। तो जनरली क्या हुआ, दो चीजों पे ट्रेडिंग हो रहा था। दो देश के, एक है यूरोप और एक ईस्ट, राइट। ये दोनों के बीच बहुत अच्छा ट्रेडिंग हो रहा था। और ये ट्रेडिंग को संभाल कौन रहा था, अरब ट्रेडर्स। ये दोनों को कौन संभाल रहे थे, अरब ट्रेडर्स जो है संभाल रहे थे। दोनों के बीच हो रहा था ट्रेडिंग, लेकिन तीसरा फल खा रहा था, है ना, अरब्स जो है फल खा रहा था। अरब ट्रेडर्स जो है पूरा कंट्रोल किया होता, और कितना साल कंट्रोल किया उसने, 700 ईयर्स। कोई आम बात नहीं है, हाँ? आपके जैसे लोग 9-10 पिड्डी हो जाएंगे, है कि नहीं, 9-10 स्टेजेस हो जाएंगे आपकी लाइफ के, हाँ? तब तक वो शासन करते रहे। द अरब ट्रेडर्स बॉट गुड फ्रॉम इंडिया। और वो क्या करते थे अरब ट्रेडर्स, वो इंडिया से सारा जो है गुड्स लेके आते थे,
द अरब ट्रेडर्स बॉट गुड्स फ्रॉम इंडिया एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज, और बाहर के और भी जितने ईस्टर्न कंट्रीज वहां से सारा सामान लाते थे और कहाँ पर बेचते थे? इटाली में बेचते थे। इटालियन मतलब यूरोप में बेचते थे, इटालियन मर्चेंट्स को भेजते थे। तो इस तरीके से जो है उन्होंने अपना ट्रेडिंग शुरू कर दिया था अरब ट्रेडर्स ने। उन्होंने इंडिया को जो है अच्छा बेवकूफ बनाने का सोच रखा था। इंडिया से सारा चीज लेके आ रहे थे, सब अच्छे अच्छे चीज है, जैसे देयर वाज अ ग्रेट डिमांड, बहुत डिमांड था हमारा इंडिया का स्पाइसेस का, मसाला, टेक्सटाइल, कपड़े, बहुत वैल्यू था। इंडिगो एक क्रॉप होता है, शुगर, कॉफी, टी और लग्जरी आइटम्स, वो सब कहाँ से लेके आते थे? इंडिया से लेके आते थे, इंडिया से और बाकी ईस्टर्न कंट्री से लेके आते थे और फिर कहाँ बेचते थे? यूरोप, इटली, इटली के मर्चेंट, हैवी हैवी मर्चेंट, बड़े बड़े मर्चेंट्स को वो बेचा जा रहा था और वहां से अरब ट्रेडर्स क्या करते थे? पैसा कमाते थे। द टर्किश conquest of Constantinople drove the classical scholar westward, and the Turk now controlled the main port of Eastern Mediterranean Sea. लेकिन क्या हुआ? बहुत चीजें अच्छे से चल रहा था, लेकिन ये जो है टर्किश कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या? जीत। ओके, जीत जो है हासिल कर लिए, किसके ऊपर? कंस्टेंटिनोपल के ऊपर। और उन्होंने फिर क्या किया? पूरा कब्जा कर लिया। किसको कब्जा कर लिया? ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी, और यहीं से व्यापार शुरू होता था और उसी को जो है कैप्चर कर लिया। किसने? द टर्किश ने। तो अब ये चीज को कैप्चर कर लिया तो ऑब्वियसली उनको दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ता से तो आप वो ट्रेडिंग कर नहीं सकते, ऑब्वियसली उनको दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता। तो ये दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया? बहुत ऐसे खोज पड़ताल शुरू कर दिया, एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया। राइट, उनको तुरंत जो है दूसरा रास्ता चाहिए ना, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, लोग तो पैसे के लिए जी रहे हैं सब लोग। तो वही चीज है, दिस लेड टू अ ग्रेट ब्लो फॉर द ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट। ये कारण, टर्किश के कॉन्क्वेस्ट, टर्किश के जीत जाने के कारण इनके जो बिजनेस कर रहे थे उस पर बहुत भारी ये पड़ा, गिरावट हुआ, है ना, मतलब बहुत ज्यादा जोर का धक्का लगा, उनको लॉस हुआ। किनको? जो ट्रेडिंग कर रहे थे यूरोप और ईस्ट के बीच में, अरब ट्रेडर्स को। एंड एन अल्टरनेटिव सी रूट टू द ईस्ट हैड टू बी फाउंड। अभी एक अलग रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा जो हमें कहाँ लेके जाएगा? ईस्ट, ईस्ट की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि ये रास्ता तो उन्होंने क्या कर दिया? टर्किश ने दावा बोल दावा बोल दिया ना, टर्किश ने। तो ये जो है अभी एक और अल्टरनेटिव सी रूट जो है फाइंड करना है। यूरोपियन रूलर्स ऑफ पोर्तुगल, स्पेन एंड इंग्लैंड स्टार्टेड स्पॉन्सरिंग एंड फाइनेंसिंग दिस एक्सपेडिशन। ठीक है, और इससे क्या हुआ? बहुत सारे लोग जो अपना पैसा लगाने, हाँ तुम लोग करो, कैसे करके रास्ता निकालो तो हम लोग काम कर पाएंगे। वैसे बहुत सारे लोग जो है स्पॉन्सर करने लगे हैं। ठीक है, आजकल क्या होता है, वही अभी आप फेमस हो गए सपोज, राइट, मैं अभी क्लासेस ले रहा हूँ, मैं फेमस हो गया यूट्यूब में, है, कुछ ऐसे सब्सक्राइब वगैरह बढ़ जाएंगे, तो फिर मेरे चैनल में क्या करेंगे? एड्स देने लग जाएंगे ना, मेरे को पैसा मिलेगा, फिर मैं क्या बोलूँ? पैसा पैसा है? तो वो चीज है। तो यहाँ पर भी क्या करने लगे? चीजों के ऊपर फाइनेंसली सपोर्ट देने लगे लोग, हाँ तुम लोग करो, तुम लोग करो, पैसा वैसा का चिंता मत करो, ठीक है, वो हम लोग देंगे। वैसे बहुत सारे यूरोपियन रूलर्स ऑफ कितने, पोर्तुगल के भी पूरा साथ दिए, स्पेन के भी और इंग्लैंड के भी, ये तीनों ने बोला कि हम स्पॉन्सर करेंगे, तुम लोग तो फाइनेंशियली हम स्पॉन्सर करेंगे, तुम लोग बस अपना एक्सपेडिशन को जारी रखो, क्योंकि हमें दूसरा रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे आ गए, द एक्सप्लोरर एंड द मेजर एक्सप्लोरेशन, वैसे एक्सप्लोर करने वाले बहुत लोग आ गए और अपना एक्सप्लोरेशन क्या किया? स्टार्ट करने लग गए, क्योंकि उनको तो पता है कि हाँ अभी हम लोग का तो कुछ नहीं जाएगा, हमें तो बस अपना एक्सपेरिमेंट करना है। राइट, तो ऐसे बहुत सारे आए। सबसे पहले कौन आया? प्रिंस हेनरी, ओके, द नेविगेटर ऑफ पोर्तुगल सेंड एक्सपेडिशन टू एक्सप्लोर द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। उसने जो है कुछ लोगों भेज दिया और कहाँ पर जो है अपना खोज पड़ताल शुरू कर दिया उसने? ईस्ट वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर लोग भेज दिए और बोले कि यहाँ पर जाओ और देखो कि क्या मिल सकता है हमें, क्या कुछ सुराग मिल सकता है क्या करके। किसने भेजा? प्रिंस हेनरी ने। देखना चाहोगे आप प्रिंस हेनरी कैसा दिखता है? ये है प्रिंस हेनरी।
ओके, उसने जो है भेज दिया, राइट, प्रिंस हेनरी जो है भेजा। कहाँ पर भेजा अपना सारे नेविगेटर्स को? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। और वहां पर बोला कि देखो क्या हो सकता है क्या करके। फिर नेक्स्ट एक और आया, बॉर्थोलोम्यो डायस। ओके, बॉर्थोलोम्यो डायस, अ पोर्तुगीज सेलर, नेविगेटेड द कोस्ट लाइन ऑफ वेस्ट अफ्रीका। उसने जो है कहां पर अपना एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया? वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। एंड रीच द साउथर्न टिप ऑफ, साउदर्न टिप होगा, रीच द साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। उसने अपना शुरू किया, अपना एक्सप्लोरेशन शुरू किया कहाँ? वेस्ट अफ्रीका में। और वो कहाँ तक जा चुका था? साउदर्न मोस्ट टीप, ठीक है, साउदर्न टीप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मतलब वेस्ट अफ्रीका से शुरू करके उसने एक्सप्लोरेशन करते करते उसको क्या मधुमक्खी का चाटा था पता नहीं, वेस्ट अफ्रीका से कहां तक आ गया? पूरा जो है साउदर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स पे वो आ चुका था। मतलब उतना भयंकर एक्सप्लोरेशन उन्होंने किया। किसने? बार्थोलोमेव डायस। ओके, ये बंदा है। ओके, बार्थोलोमेव डायस। नेक्स्ट, और इसी को उन्होंने जो है क्या किया? एक नाम दिया। बहुत जो है क्वेश्चन आता है इसमें, और वही एक्सप्लोरेशन को उन्होंने एक नाम दिया। क्या है नाम? कैप ऑफ गुड होप्स। ओके, कैप ऑफ गुड होप्स, वो बार्थोलोमेव डायस के एक्सप्लोरेशन को ही बोला गया है, राइट, कैप ऑफ गुड होप्स। फिर वास्को डा गामा आया, another notable Portuguese explorer, followed the same route as Dias did, but he sailed round the Cape of Good Hopes and finally reached Calicut in western coast of India. Okay, Calicut मतलब वही कलकत्ता, in 1498 कॉमन एरा CE। ओके, तो वास्को डा गामा आया, उसने भी वही चीज किया जिस जो डायस किया था, राइट, वही जगह में गए। और वो जो है और आगे पहुंच गए वास्को डा गामा। वो कहां पर आके रुके? कोलकाता पे, ठीक है, कलिकत। ओके, वहां पर रुके, जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कहाँ है? इंडिया में है। ओके, वेस्ट बंगाल वहां पर। ओके, बिकॉज ऑफ हिम ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वर एस्टैब्लिश्ड। और ये वास्को डा गामा ही जो है रीजन है, इसके लिए ही क्या हुआ, हम लोग का ट्रेडिंग किसके साथ होने लग गया? यूरोप के साथ होने लग गया। ओके, इंडिया का ट्रेडिंग यूरोप के साथ डायरेक्ट होने लग गया। जबकि ट्रेडिंग किसके बीच हो रहा था? यूरोप और ईस्टर्न कंट्रीज के बीच में हो रहा था। इंडिया और यूरोप पूरा जो है क्या होने लगे? ट्रेड शिप फिर से बिल्ड हो गया था, राइट, किसकी वजह से? वास्को डा गामा वजह से। नहीं तो एक बार के लिए रुक गया था टर्किश कॉन्क्वेस्ट की वजह से। ओके, फिर एक और बंदा आया, क्रिस्टोफर कोलंबस। उसने किसका मदद लिया? किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन, ठीक है, वो भी मिले हुए थे क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ। और उन्होंने जो है पूरा वेस्टवर्ड अक्रॉस द अटलांटिक टू फाइंड अ सी रूट टू द ईस्ट एंड लैंडेड एट क्यूबा नियर द साउदर्न टिप ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। उन्होंने अपना सेल कहाँ पर किया? अपना एक्सप्लोरेशन कहाँ पर किया? अटलांटिक में। अटलांटिक ओशन जो आपने देखा है, वहां पर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया। और फिर वो लास्ट में कहाँ पर रुक जाते हैं? एंड लैंडेड एट क्यूबा। और क्यूबा कहाँ पर है? नॉर्दर्न अमेरिका, ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका में क्यूबा एक पार्ट है, वहां पर आके वो रुक जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी अपना एक्सप्लोरेशन कहाँ से? वेस्ट वर्ड से शुरू होकर कहाँ पर रुके? नॉर्दर्न अमेरिका में जाके रुकते हैं। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस और उनके साथ किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अ वेरी प्रॉस्परस कंटिनेंट नोन एज अमेरिका। अमेरिका को डिस्कवर करने वाला कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस। ओके, फर्डिनेंड। लेकिन एक कहानी है क्रिस्टोफर कोलंबस का। वो एक दिन ऐसे ही पार्टी में गए थे, अपने दोस्त लोग के पार्टी में गए थे क्रिस्टोफर कोलंबस। तो यहाँ पर दोस्त लोग क्या किए, बहुत चिढ़ाए उनको कि तू क्या ही जो है बड़ा काम कर लिया है, अमेरिका तो पहले से था, बस तूने जो है बस हमें बताया कि हाँ ये अमेरिका है करके, इसमें कोई बड़ा काम तो तूने किया नहीं। अपने आप को इतना ज्यादा जो है बड़ा आदमी समझ कैसे रहा है तू, करके बहुत जो है इसका मजाक उड़ाया। कौन? ये फ्रेंड्स लोग।
तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने बोला कि ऐसे ऐसे एक अंडा था यहाँ पर। ओके, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने बोला कि ये अंडा को आप खड़े करके दिखाओ बोला। तो सब लोग ने ट्राई किया, उसके सारे दोस्तों ने ट्राई किया ये अंडा को खड़ा करना, है ना, लेकिन कोई खड़ा नहीं कर पाया अंडा को। तो उसने फिर क्या किया, अंडे के जो छोटे ये नीचे वाले हिस्से होता है ना, उसको वो काट दिया थोड़ा, तो ये क्या हो गया, फ्लैट हो गया। फिर फ्लैट हो गया ना, और फिर उसने रख दिया। ओके, फ्लैट करके उसने रख दिया। तो तब से वो बोला दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन कोलंबस एंड यू पीपल करके। कोलंबस फिर वो बोलता है वो तो तुम लोग भी कर सकते थे लेकिन किए तो नहीं ना। ओके, मैंने तो बोला था आपको करने के लिए, तो तुम लोग तो किए नहीं। ओके, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी करके उसके सारे दोस्तों का मजाक कोलंबस ने एक एग्जाम्पल देके शांत कर दिया उनका मूड। ठीक है, ये कोई स्टोरी नहीं था, आपके बुक में ही डू यू नो में लिखा हुआ है। ओके, क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अ वेरी प्रॉस्परस कंटिनेंट नोन एज अमेरिका। तो फिर इसके बाद कौन है, फर्डिनेंड मैगलन। ओके, फर्डिनेंड मैगलन, अ फोर्थ नॉवेल्स मैन, sailed around the world, crossing Atlantic and Pacific Ocean and other connecting oceans to come back to Cadiz from where the expedition started। उन्होंने जो है पूरा एक राउंड ही मार लिया, सोच लीजिए वर्ल्ड का। वो तो एक पिन पॉइंट से एक पिन पॉइंट जा रहे थे, वेस्ट से नॉर्थ जा रहा था, कोई ईस्ट से साउथ जा रहा था। उसने जो है पूरा अटलांटिक और पैसिफिक ओशन का क्या किया, पूरा जो है राउंड काट लिया। किसने, फर्डिनेंड मैगलन ने। ठीक है, और वो कहां पर आके रुक गए, खड़ीज में, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पर आके रुक गए। मतलब पूरा एक वर्ल्ड टूर उन्होंने कर लिया। ओके, एक्सप्लोरेशन के नाम में। खड़ीज फ्रॉम वेयर द एक्सपेडिशन स्टार्टेड, वहीं से स्टार्ट किया था और वहीं पर आके रुक गए। मतलब इतना भूत सवार हो गया था लोगों पे। ओके, एक्सप्लोरेशन का। फिर सर फ्रांसिस ड्रेक, ये है हमारा वास्को डा गामा। ठीक है, ये क्रिस्टोफर कोलंबस, ये है फर्डिनेंड मैगलन। ओके, और फिर सर फ्रांसिस ड्रेक ऑफ इंग्लैंड इन लेटर ईयर आल्सो सर्क्यूमनेविगेटेड द वर्ल्ड। सर्क्यूमनेविगेटेड मतलब वही अराउंड, घूम लेना पूरा। एक्सप्लोरेशन के नाम में पूरा वर्ल्ड घूम लिया वो। ठीक है, पूरा एक जो है चक्कर काट लिया वर्ल्ड का। कौन, सर फ्रांसिस ड्रेक। ओके, एंड सर वाल्टर रेलिग ऑफ इंग्लैंड। ओके, ये नहीं होगा, रेलिग ऑफ इंग्लैंड फाउंडेड अ न्यू कॉलोनी इन अमेरिका एंड नेम्ड इट एज वर्जीनिया। Okay, named it as Virginia, and that was after the Virgin Queen Elizabeth I। Okay, तो जो वाल्टर रेलिग है, ओके, उन्होंने क्या किया, एक जो है सिटी का उद्घाटन किया, उन्होंने एक कॉलोनी का उद्घाटन किया अमेरिका में ही, और उन्होंने क्या नाम दे दिया उसका, वर्जीनिया। अभी भी है वो। ओके, अभी भी है, वर्जीनिया नाम दे दिया। और ये वर्जीनिया नाम इसलिए दिया था क्योंकि जो क्वीन थी वहाँ की, एलिजाबेथ, वर्जिन क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे फेमस थी। ओके, वर्जिन क्वीन एलिजाबेथ वन, तो उनके नाम पे जो है वो दे दिया। ये एक पक्का सवाल आता है आपके एग्जाम्स में कि हु फाउंडेड द कॉलोनी इन अमेरिका कॉल्ड वर्जीनिया। ओके, तो व्हाट विल बी योर आंसर, सर वॉल्टर रेलिग। ओके, उन्होंने जो है वर्जीनिया इंट्रोड्यूस किया। राइट। तो ये सारे आपके क्या थे, वॉयज ऑफ डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशंस, ये आपके एक्सपेक्ट थे जो रेनेसांस के टाइम में हम लोग को देखने को मिला। अब क्या क्या है लास्ट में, वही एक टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ रेनेसांस। क्या क्या इम्पैक्ट होगा, पहला, द क्रिटिकल एंड द एडवेंचरस सेल्फ कॉन्फिडेंट स्पिरिट ऑफ रेनेसांस with its bold expression in art, literature, science and geographical exploration transformed Europe completely। रेनेसांस में क्या हुआ, यूरोप पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया। वो क्या था, मिडिल एज में था, लोगों पे विश्वास करता था, स्पिरिट्स, स्पिरिचुअल थिंग्स, वो सब पे विश्वास रखते थे। उन्होंने फिर क्या किया, रेनेसांस के वजह से उनका एक बहुत ही एक्सप्रेशन चेंज हुआ, बोल्ड अवतार में आए वो। और उन्होंने कौन से में बोल्ड अवतार में आए, कौन कौन से फील्ड में, आर्ट में आए, ठीक है, लिटरेचर में आए, साइंस, ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, सब में जो है उन्होंने जीत या कुछ इम्प्रूवमेंट हासिल किया। राइट, तो ये रेनेसांस के वजह से ही हुआ। तो ये एक इम्पैक्ट हुआ रेनेसांस का, किसके ऊपर, यूरोपियन लोगों के ऊपर। दूसरा क्या है, यूरोप बिकेम अ वेरी न्यू नेचुरल लीडर विद ग्रेट साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन एंड नॉलेज ऑफ सी रूट। लोग जानने लग गए यूरोप को, पहले उतना नाम नहीं था, लेकिन अब जो है साइंटिस्ट पे साइंटिस्ट, स्कॉलर्स के स्कॉलर्स,
सब जो है आके भरते गए यूरोप में। इसे यूरोप जो है पूरा एक नेचुरल लीडर बन चुका था बाकी सब कंट्रियों के लिए, राइट। वहां पर ये ऐसा नेचुरल लीडर हुआ जहां पर यूरोप एक ऐसा जगह बन गया जहां पर साइंटिफिक रिसर्च होने लग गया, कंटिन्यूअसली डिस्कवरीज होने लग गए। ओके, आर्ट एंड लिटरेचर में भी वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया था। प्लस आपके ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन होने लगे, हाँ, लोग जो है पूरा वर्ल्ड टूर करने लग गए एक्सप्लोरेशन के नाम में, सी रूट को ढूंढने के नाम में, राइट। तो उनमें यूरोप जो है लीडर बन चुका था, ये एक दूसरा इम्पैक्ट रहा। तीसरा, द रेनेसेंस स्कॉलर विद देयर फोकस ऑन रैशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट डॉगमास एंड करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कैथोलिक चर्च। वो भी सब जो है लोगों के लिए क्या हुआ, डिफिकल्ट होने लगा वो चीज को सबको एक्सेप्ट करना, हाँ? क्योंकि वहां पर वही टाइम में रेनेसेंस जो है कंप्लीटली फोकस करने के लिए बोल रहा था किस पे, रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म। तो उनके आइडियाज, उनके क्राइटेरियाज को लोग ज्यादा वैल्यू दे रहे थे, ज्यादा जो है रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म को फॉलो कर रहे थे। इसके कारण लोगों को क्या हुआ, चर्च के डॉगमास और चर्च के प्रैक्टिसेस को फॉलो करना क्या होगा, डिफिकल्ट लगने लगा। क्योंकि वो लोग जो है क्या कर रहे थे, रेनेसेंस के रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म को फॉलो करना चाह रहे थे, राइट। अभी जैसे आप वेस्टर्न कल्चर्स को ज्यादा फॉलो कर रहे हो, इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हो, तो कुछ अभी ऐसे आप बच्चे लोग हो जो आप इंडियन कल्चर को क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, हैं, इंडियन कल्चर्स को आप आगे लेके जा रहे हो फिर से, है ना। तो वो अच्छी बात है, आप जो है ऐसे ही करते रहो ताकि इंडियन कल्चर फिर से जो है, जो थोड़ा बहुत भटका हुआ है वो फिर से ट्रैक में आ जाए, है ना। तो आप वैसे करते रहो। द ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन ड्यूरिंग द रेनेसेंस रिजल्टेड इन द शिफ्ट ऑफ ट्रेड फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू द अटलांटिक। रेनेसेंस की वजह से हुआ, रेनेसांस की वजह से क्या हुआ, सारे ट्रेडिंग कहाँ पर हो रहे थे, मेडिटेरेनियन सी में हो रही थी। लेकिन यहाँ पर तो टर्किश कॉन्क्वेस्ट चालू हो गया, टर्किश ने कब्जा कर लिया, तो फिर जो है उन्होंने शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, अटलांटिक में। अटलांटिक से फिर वो अपना सारा ट्रेडिंग करने लग गए। तो वो एक इम्पैक्ट हुआ ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन के कारण, अटलांटिक उनको पता चला और अटलांटिक से फिर उन्होंने क्या किया, एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दिया। रेनेसांस ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिक चेंज इन यूरोप। रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिक मतलब भयंकर रूप से चेंज आया उनके इकोनॉमिक्स पे, है ना। रेनेसांस से उनका जो है पैसा क्या हो गया, लगभग दुगना हो गया टाइप का, ओके। और यूरोप जो है नेचुरल लीडर बन चुका था सब क्राइटेरिया में। अगर देखें, इंक्रीज इन ट्रेड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज, जैसे वर्जीनिया कॉलोनीज बना, ओके। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज अलोंग विद साइंटिफिक इन्वेंशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आने लगा, बहुत कुछ आने लगा, ओके। अल्टीमेटली ब्रॉट अबाउट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में सब कुछ होने लगा, है, कॉलोनीज पे कॉलोनीज बनते गए, ट्रेडिंग पे इंक्रीज होते गए, ओके। प्लस आपके साइंस के इन्वेंशंस होने लग गए, तो बहुत कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आने लग गए। इससे क्या हुआ, यूरोप एक इंडस्ट्री एरिया बनने लगा, इंडस्ट्रियल एरिया बनने लगा। यूरोप में बहुत सारे लोग आने लगे इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, ओके। नेक्स्ट, फ्रांसिस जेवियर, उसका नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस जेवियर, वन ऑफ द फेमस मिशनरी, कन्वर्टेड थाउजेंड ऑफ पीपल इन गोवा एंड केरला टू क्रिश्चियनिटी, ओके। उन्होंने आया इंडिया में, गोवा और केरला के लोग को, हिंदुइज्म लोगों को उन्होंने हजार हजार लोगों को क्या कर दिया, क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट कर दिया, ओके। किसने, फ्रांसिस जेवियर ने, ओके। तो उसका जो है कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने चेंज कर दिया होगा या कुछ ऐसा किया होगा, ओके। जिससे प्रैक्टिसेस गोवा एंड केरला के लोगों को क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट कर दिया गया। और उसके पीछे कौन है, फ्रांसिस जेवियर, राइट। तो ये जो है आपके कुछ इम्पैक्ट्स थे रेनेसेंस के, किसके ऊपर, खास करके यूरोप के ऊपर, है ना। और वो थ्रू आउट कंट्री फिर क्या हुआ, इम्पैक्ट गिरने लगा, क्योंकि यूरोप कहाँ का कहाँ पहुंच गया था रेनेसेंस के पीरियड में, तो ये आपके इम्पैक्ट्स है। तो दैट वाज योर फर्स्ट चैप्टर, रेनेसेंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। होप आपको सब समझ में आया होगा। तुरंत ही आपका टेस्ट भी लिया जाएगा ये चैप्टर में, ताकि आपको मैं पता कर लूँ कि आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं, ओके। कुछ 4-5 दिन के अंदर ही जो है आपका टेस्ट होगा, ये चैप्टर में
इससे पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़े हो और कितना नहीं। राइट, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर दैट इज चैप्टर नंबर 2 में हम लोग मिलेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।